हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आप सभी का मैं बहुत स्वागत करता हूं फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर चैनल में। टुडे आवर टॉपिक इज ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस। आज का अपना टॉपिक है ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस। ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर लोगे तो जो भी क्लासेस होगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आप अपनी क्लास ले सकते हैं। तो इसलिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। स्टार्ट करते हैं ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस। ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस क्या होता है? ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस के अंदर क्या होता है कि जो ट्राइकस्पिड वाल्व है, अब ये पता होना चाहिए कि अपने को ट्राइकस्पिड वाल्व होता कहाँ है। ट्राइकस्पिड होता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल होता है, और इनके दोनों का जो कनेक्शन होता है जहां से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आता है तो उसे बोलते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होता है कौन सा? ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, और इसमें नॉर्मली ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर आता है। तो जो ये वाल्व है ट्राइकस्पिड, इसके अंदर क्या होगा? या तो नैरोविंग हो जाएगा, यानी जो वाल्व है उसकी जो अंदर की जो साइज है वो कम हो जाएगी, या क्या होगा इसके अंदर कोई भी ब्लॉकेज आ जाएगा। तो ब्लॉकेज आने की वजह से जो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जाना चाहिए वो नहीं जा पाएगा। इस वजह से ये जो राइट एट्रियम है इसके अंदर ही ब्लड रह जाएगा और राइट वेंट्रिकल के अंदर नहीं जाएगा। तो ये होता है ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस। स्टेनोसिस का मतलब यही होता है कि नैरोविंग ऑफ द वाल्व, जो वाल्व होता है उसका नैरोविंग हो जाना या ब्लॉकेज आ जाना उसके अंदर। तो ये है इसकी डेफिनेशन। द नैरोविंग और ब्लॉकेज इन द ट्राइकस्पिड वाल्व एंड रिजल्टिंग इन द ब्लड कांट गोज इनटू द राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड नहीं जा पाता। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। नाउ इसके बाद नेक्स्ट है इसका कोजेस, कि जो ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस है इसका कोजेस कौन कौन से है। तो इसके जो कोज है वो सबसे पहले आप देखते हैं कि कंजेनाइटल डिफेक्ट। कोई भी जब बर्थ होगा किसी भी बेबी का तो उसके अंदर कंजेनाइटल डिफेक्ट होगा तो उसके अंदर क्या होने के चांसेस हो जाते हैं? ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस होने के चांसेस हो जाते हैं। अब ये पता होना चाहिए कि कंजेनाइटल डिफेक्ट क्या होते हैं। कंजेनाइटल डिफेक्ट वो होते हैं जो कि बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं। अब कंजेनाइटल डिफेक्ट में हो गया, जैसे काफी सारी डिजीजेज होती है, ASD हो गया, ASD आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट, VSD हो गया वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, TOF हो गया टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। ऐसे काफी सारी डिजीजेज होती है जो कि कंजेनाइटल डिफेक्ट में आती है। इसके अलावा रूमेटिक हार्ट डिजीज, अगर पेशेंट को रूमेटिक हार्ट डिजीज की हिस्ट्री है, पहले से रूमेटिक हार्ट डिजीज हो रखी है किसी भी पेशेंट को, तो उसके अंदर ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज राइट एट्रियल ट्यूमर। अगर राइट एट्रियम के अंदर ट्यूमर हुआ है, कोई भी एबनॉर्मल ग्रोथ हुई है राइट एट्रियम के अंदर, तो उसके अंदर भी क्या चांसेस हो जाते हैं? ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये था राइट एट्रियम ट्यूमर यानी कि एबनॉर्मल सेल ग्रोथ हो जाती है राइट एट्रियम के अंदर, जिसकी वजह से जो वाल्व है वो नैरो या स्टेनोसिस हो जाता है, स्टेनोसिस हो जाता है, ब्लॉकेज आ जाता है उसके अंदर। फिर नाउ नेक्स्ट इज पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस क्या होता है? इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिकार्डियम लेयर। जो हार्ट की पेरिकार्डियम लेयर होती है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे बोलते हैं पेरिकार्डाइटिस। तो अगर इन्फ्लामेशन हुआ है पेरिकार्डियम लेयर का तो उसके अंदर भी ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है SLE। SLE क्या होता है? सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथमेटस। जो ये ऑटो इम्यून डिजीज होती है इसकी वजह से भी ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस हो जाता है। जो वाल्व है वो खराब हो जाते हैं, जो भी ट्राइकस्पिड वाल्व है वो, या फिर उसके अंदर ब्लॉकेज आ जाता है, उसके अंदर स्टेनोसिस हो जाता है, जिससे कि
सफिशिएंट अमाउंट में जो ब्लड है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर नहीं जा पाता है। फिर इसके अलावा जो इसका मोस्ट कॉमन कोज है वो ये है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोज है, डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम। जो वाल्व है ये ट्राइकस्पिड वाल्व, इसके ऊपर वाल्व की जो लीफलेट्स होती है वाल्व के ऊपर, जो कि हेल्पफुल होती है वन वे के अंदर, यानी कि एक साइड ब्लड का फ्लो होगा, जो लीफलेट है उसके अंदर डिपोजिशन हो जाता है। जो कैल्शियम होता है उसका डिपोजिशन, यानी जो वाल्व है उसके लीफलेट के ऊपर कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो वाल्व है वो नैरोविंग हो जाता है या उसके अंदर कोई ब्लॉकेज आ जाता है, इस वजह से कि स्टेनोसिस हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम, कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाना किसके अंदर, वाल्व के ऊपर। तो ये थी इसकी कोजेज। उसके बाद इसका जो देखते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन है, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन से पहले देखेंगे इसके साइन सिम्टम्स। किसके साइन सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब देखते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होते हैं, यस जो इसके साइन सिम्टम्स है वो क्या होते हैं। तो इसके जो साइन सिम्टम्स है वो यह है कि डिस्कम्फर्ट ऑफ द नेक, जो नेक है पेशेंट की, जो नेक होगी उसके अंदर क्या होगा, डिस्कम्फर्ट फील होगा। डिस्कम्फर्ट फील क्यों होगा, क्योंकि राइट एट्रियम का प्रेशर बढ़ा हुआ है, राइट एट्रियम के अंदर ब्लड का वॉल्यूम है वो नॉर्मल से ज्यादा है, इस वजह से डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा पेशेंट को। पेशेंट की जो नेक है उसके अंदर डिस्कम्फर्ट होगा। इसके अलावा पेशेंट को फटीग होगा, फटीग होगा। फटीग क्यों होगा पेशेंट को, क्योंकि जो ब्लड सप्लाई है वो ब्रेन के अंदर कम हो रही है। आगे फर्दर जो ब्लड सप्लाई है राइट एट्रियम से जो ब्लड है वो आगे बॉडी के अंदर नहीं जा पा रहा है, इस वजह से। कोल्ड स्किन की होगी, कोल्ड स्किन भी इसी वजह से होगी क्योंकि ब्लड की जो सप्लाई है वो आगे नहीं होगी और जो स्किन है वो नॉर्मल से टेम्परेचर में कम हो जाएगी, यानी जो स्किन का जो टेम्परेचर है वो कोल्ड हो जाएगा। इसके अलावा जुगुलार वेन डिस्टेंशन, जो जुगुलार वेन है नेक के अंदर होती है उसका जो बाहर से प्रोमिनेंट हो जाएगी, लेकिन प्रोमिनेंट का मतलब बाहर से अपने को देखने को मिलेगी, विजुअलाइज जो देखने को मिलेगी, जुगुलार वेन डिस्टेंशन। जुगुलार वेन डिस्टेंशन क्यों होगी, क्योंकि राइट एट्रियम का प्रेशर बढ़ रहा है और इस वजह से जो आगे ब्लड नहीं जा पा रहा है, इस वजह से जो जुगुलार वेन है उसके अंदर भी डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आता है मरमर साउंड, हार्ट की जो एबनॉर्मल साउंड होती है मरमर साउंड, ये मरमर साउंड भी अपने को देखने को मिलेगी। जब फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जब ऑस्कल्ट करके देखेंगे तब अपने को मरमर साउंड देखने को मिलेगी, जो कि हार्ट की एबनॉर्मल साउंड होती है। इसके अलावा नेक्स्ट है राइट अपर क्वाड्रेंट एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, जो राइट साइड में अपर क्वाड्रेंट है, जो अपनी बॉडी के अंदर 9 क्वाड्रेंट होते हैं उसके अंदर जो राइट अपर क्वाड्रेंट है उसके अंदर एब्डोमेन का जो राइट अपर क्वाड्रेंट है उसके अंदर डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा। अब ये डिस्कम्फर्ट क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि जो लीवर है उसकी साइज बढ़ी हुई अपने को मिलती है ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस के अंदर, लीवर के अंदर एनलार्जमेंट हो जाएगा, इस वजह से ये देखने को अपने को मिलेगा। तो ये थे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डिस्कम्फर्ट ऑफ द नेक, फटीग, कोल्ड स्किन, जुगुलार वेन डिस्टेंशन, मरमर साउंड, राइट अपर क्वाड्रेंट एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। तो ये थे ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। इसके बाद देखते हैं इसके जो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस है वो क्या होते हैं। इसकी जो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस है वो देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस है जिनसे अपने को पता लग सकता है कि ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस हुआ है। तो सबसे पहले डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। अब हिस्ट्री में क्या कलेक्ट करेंगे, हिस्ट्री में ये पता होना चाहिए कि ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस के अंदर जब पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे तो उसके अंदर क्या हिस्ट्री लेंगे। तो इसके अंदर जो हिस्ट्री लेंगे उसके अंदर अपने को देखना है कि पेशेंट को कोई प्रीवियस हिस्ट्री तो नहीं है,
जो भी हार्ट डिजीज होती है उसके अंदर जो प्रीवियस अगर पेशेंट को हो रखी है तो उसके अंदर चांसेस और बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट फर्दर जो अदर डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके अंदर जो प्रीवियस हिस्ट्री या फिर कोई जेनेटिक हो या फैमिली हिस्ट्री हो हार्ट डिजीज की, या फिर प्रीवियस जो रोमेटिक हार्ट डिजीज है वो हो रखी हो पेशेंट को, या कोई जैसे हार्ट की जो लेयर होती है पेरिकार्डियम उसका इन्फ्लामेशन हो रखा है पहले से, पेरिकार्डाइटिस हो रखा है, तो वो सब अपन इसके अंदर हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या देखेंगे? फिजिकल एग्जामिनेशन में पेशेंट की जो हार्ट साउंड है वो चेक करेंगे, पेशेंट की पल्स चेक करेंगे, और हार्ट साउंड में अपने को पता है मर्मर साउंड देखने को मिलेगा इसके अंदर, हार्ट रेट देखेंगे। और इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर टेम्परेचर वगैरह ये अपन देखेंगे, और जो जुगुलार वेन है वो भी डिस्टेंट हो रखी है तो वो भी अपन इसके अंदर असेस करेंगे। इसके अलावा जो मोस्ट कन्फर्मेशन इसका जो डायग्नोसिस है वो है इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी से अपने को पता लग जाएगा कि पेशेंट का जो वाल्व है ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस उसके अंदर नैरोविंग हुई है या कोई ब्लॉकेज आया, वो अपन इकोकार्डियोग्राफी करेंगे। इकोकार्डियोग्राफी के अंदर क्या कौन सा इकोकार्डियोग्राफी करेंगे? ट्रांसइसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी करेंगे। ट्रांसइसोफेजियल इकोग्राफी करेंगे, उसके अंदर अपने को हार्ट की साइज और शेप अपने को पता लग जाएगी। तो ये इकोकार्डियोग्राफी। इसके अलावा ईसीजी, अगर ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस हुआ है तो क्या होगा? ईसीजी के अंदर भी चेंजेस अपने को देखने को मिलेंगे। इसके अलावा चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई कर सकते हैं। अब ये चेस्ट एक्सरे क्यों करते हैं? चेस्ट एक्सरे के अंदर नॉर्मल साइज है हार्ट की, वो अपने को इंक्रीज हुई मिलेगी क्योंकि जो ब्लड है वो एक्यूमुलेट हो रखा है राइट एट्रियम के अंदर, इस वजह से। तो ये सीटी स्कैन और एमआरआई भी अपन इसके अंदर कर सकते हैं। अगर चेस्ट एक्सरे में विजुअलाइज नहीं हो पा रहा है तो अपन क्या करेंगे? सीटी स्कैन या एमआरआई कर सकते हैं। फिर जो ये थे इसके डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस। अब देखते हैं इसका मैनेजमेंट। अगर पेशेंट को ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस हो रखा है तो उसका मैनेजमेंट क्या होगा? अब लेते हैं इसका मैनेजमेंट कि इसका मैनेजमेंट क्या होता है। ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस अगर किसी पेशेंट को हो गया है तो उसका मैनेजमेंट किस प्रकार से करेंगे? तो सबसे पहले अगर पेशेंट को ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस हुआ है तो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट से अगर पेशेंट ठीक नहीं हो पाता है तो फिर देन फर्दर इसका जो प्लानिंग होती है वो होती है सर्जिकल मैनेजमेंट की। तो मेडिकल मैनेजमेंट में कौन कौन सा मेडिकल मैनेजमेंट अपन करते हैं वो देखते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले पेशेंट को बीटा ब्लॉकर देंगे। बीटा ब्लॉकर क्यों देंगे? अब ये पता होना चाहिए। बीटा ब्लॉकर जो ड्रग होती है वो क्यों देंगे? बीटा ब्लॉकर इसलिए देंगे क्योंकि जो हार्ट के ऊपर जो वर्कलोड है वो काफी इंक्रीज हो रखा है, इसलिए जो हार्ट के ऊपर वर्कलोड है उसको कम करने के लिए अपन क्या देंगे? बीटा ब्लॉकर देंगे। इसके अलावा अपन डायूरेटिक्स देंगे। डायूरेटिक्स क्यों देंगे? क्योंकि जो एक्यूमुलेट हो रखा है बॉडी के अंदर फ्लूइड उसको कम करने के लिए, ताकि जो फ्लूइड है जो बाहर निकल सके बॉडी से, इसलिए अपन उनको उस पेशेंट को डायूरेटिक्स भी देते हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स क्यों देंगे? एंटीबायोटिक क्योंकि ऐसे में जो इन्फेक्शन का जो चांसेस है वो बढ़ जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी के अंदर, इसलिए अपन एंटीबायोटिक्स भी प्रेस्क्राइब करते हैं पेशेंट को। इसके अलावा ACE इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स क्यों देंगे? ये इसलिए देंगे क्योंकि जो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रखा है चेम्बर्स के अंदर हार्ट के अंदर वो कम हो। ये जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रखा है हार्ट के अंदर उसके फ्लूइड के एक्यूमुलेशन को कम करता है ACE इनहिबिटर्स। तो ये थे इसका मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट। अब मेडिकल मैनेजमेंट से अगर ठीक नहीं हुआ है पेशेंट तो फिर फर्दर क्या प्लानिंग करते हैं? सर्जिकल मैनेजमेंट की। अब सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर भी इसके अंदर दो प्रकार से सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। अगर जो वाल्व है वो थोड़ा बहुत खराब हुआ है, थोड़ा बहुत उसके अंदर ब्लॉकेज हुआ है या स्टेनोसिस हुआ है तो उसको अपन वेल्वुलोप्लास्टी करके ठीक कर देते हैं। लेकिन अगर जो वाल्व है वो कम्प्लीटली खराब हो गया है तो उसके अंदर फिर क्या कंडीशन आ जाती है? जो वाल्व है उसको कम्प्लीटली रिप्लेस कर देते हैं, दूसरा वाल्व वहां पे लगा देते हैं। तो वेल्वुलोप्लास्टी के अंदर क्या होता है? जो वाल्व है उसको रिपेयर किया जाता है, वाल्व को रिपेयर किया जाता है। लेकिन वाल्व रिप्लेसमेंट के अंदर कम्प्लीटली वाल्व को रिप्लेस कर दिया जाता है। अब जो वेल्वुलोप्लास्टी होती है
उस जो वाल्वुलोप्लास्टिक करने का जो प्रोसीजर होता है, यानी उस सर्जरी का कौन सा नाम है, क्या नाम है उस सर्जरी का, तो उस सर्जरी का नाम है कोमिशुरोटोमी, COMMUSI शुरोटोमी, ये सर्जरी का नाम है कोमिशुरोटोमी। तो ये था ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस। इसके अंदर अपने डेफिनेशन देखी, डेफिनेशन के बाद इसका जो कोजेज थे होने के वो कोजेज देखे, कोजेज के बाद इसके जो साइन सिम्टम्स है वो देखे, साइन सिम्टम्स के बाद इसके जो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के बाद इसका मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट। तो ये कंप्लीट हुआ ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस। इसके अंदर से काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन के एग्जाम के अंदर, तो ये अपने को पता होना चाहिए जो आज अपन ने डिस्कस किया ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस। तो ये आज की क्लास कंप्लीट हुई। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तक जो नोटिफिकेशन है वो भी नहीं आ पाएगा, और अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि आप तक इसकी इन्फॉर्मेशन अगली क्लास की सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए और आप क्लास को मिस ना कर सके। तो क्लासेस को रेगुलर लेते रहिए, और जो अपने फ्रेंड सर्कल है उसके अंदर भी क्लासेस लेने को कहिए, जिससे कि हर किसी का बेनिफिट हो सके। अपने फ्रेंड सर्कल में जो वीडियो है वो रोटेट करते रहिए। थैंक यू सो मच।